वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई 15 से ज्यादा याचिकाएं। केंद्र सरकार ने कैविएट दायर कर कहा, हमें भी सुने। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 3 और 4 अप्रैल को लोकसभा तथा राज्यसभा इन दोनों सदनों से केंद्र की एनडीए की मोदी सरकार ने, जैसे पूर्व अनुमान था, और इसमें मुस्लिमों के वोट लेने वाली जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और अन्य छोटी मोटी पार्टियां, इन्होंने और जो गायब रहे ऐसे तमाम लोगों ने इस समाज के साथ जो विश्वासघात किया, उसके चलते वक्फ संशोधन बिल, वक्फ एक्ट जो 1995 का है, उसमें संशोधन जो 14 बिंदुओं का किया गया है, 14 पॉइंट्स पर किया गया है, जिसमें अब कलेक्टर को सब कुछ बना दिया गया है और इसका दायरा बढ़ाते हुए इसमें गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया गया है। तो ये बिल पास हुआ 4 अप्रैल की सदन की कार्रवाई में। सबसे पहले लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी ने अपने भाषण के तहत यह बिल सामने रखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस पर बोले और विपक्ष से कौन कौन बोले, उसकी संक्षिप्त झांकियां देखिए बिल पास होने का ये दोनों सदनों का प्रोसेस। आइए अब उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस बिल के विरोध में, जिसे गैर संवैधानिक बताया जा रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है, जिसमें भारतीय संविधान की धारा 14, 15, 25, 26, 29, 300A इन सभी का उल्लंघन बताया जा रहा है, धर्म के अधिकारों का हनन बताया जा रहा है। इन तमाम अनुच्छेद का उल्लंघन करते हुए यह वक्फ संशोधन किया गया है, ऐसा दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर लगभग 15 से ज्यादा याचिकाएं दायर कर दी गई है, जिसमें जमीयतुल उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी इन्होंने एक याचिका दायर की है। उसके बाद फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक याचिका दायर की गई है। वहीं एक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स इस एनजीओ की तरफ से एक याचिका दायर की गई है। केरला जमीयतुल उलमा की तरफ से एक याचिका दायर की गई है। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद, इमरान प्रताप गढ़ी, इन दोनों की तरफ से 2 याचिकाएं दायर की गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक ओखला के अमानतुल्लाह खान, इनकी तरफ से एक याचिका दायर की गई है। द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके तमिलनाडु की पार्टी, इनकी तरफ से एक याचिका दायर की गई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से एक याचिका दायर की गई है। आरजेडी के राज्यसभा के सांसद मनोज झा और दूसरे सांसद परवेज सिद्दीकी, इनकी तरफ से भी याचिकाएं दायर की गई है। इसके अलावा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई, इनकी तरफ से एक याचिका दायर की गई है। फिर अंजुम कादरी, तैयब खान, इन 2 इंडिविजुअल्स की तरफ से 2 याचिकाएं दायर की गई है। साथ ही ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा की जमात की तरफ से भी एक याचिका दायर की गई है। तो ऐसी लगभग 15 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई। इसमें जमीयतुल उलमाए हिंद के अरशद मदनी, इनके वकील कपिल सिब्बल और अन्य कुछ याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट संजीव खन्ना, इनके सामने मेंशनिंग करते हुए इस पे जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इसमें अर्जेंसी क्या है, यानी जल्दी क्या है। साथ ही मेंशनिंग की जो लिखित प्रक्रिया है उसके तहत क्यों नहीं आया गया। तो कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को जानकारी दी कि उन्होंने लिखित मेंशनिंग की प्रक्रिया भी पूरी की है, उस प्रोसेस को भी किया है। तो उसके बाद उन्होंने दोपहर बाद 8 अप्रैल मंगलवार को इसकी सुनवाई करते हुए कहा कि दोपहर को मैं इन तमाम याचिकाओं पर कब सुनवाई करना है इस पर विचार करूंगा। अब अनुमान क्या बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल को इन तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बेंच संयुक्त रूप से सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच करेगी या अन्य कोई बेंच करेगी, इसकी अभी कोई स्पष्टता नहीं है, तस्वीर साफ नहीं है। दूसरी तरफ इस मामले में केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने एक कैविएट सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है और कहा है कि इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान उनकी भी बात सुनी जाए, केंद्र सरकार का भी पक्ष सुना जाए और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट फैसले पर पहुंचे। मैंने शुरू से बताया राजनीतिकरण भी हुआ है, लेकिन मैं शुरू में ये कहना चाहता हूं
जो समझते हुए नहीं समझने का अगर प्रयास करता है उसको मैं नहीं समझा सकता हूं। कुछ लोगों को मैंने शुरू में कहा कि अगर आप कहते हैं कि ये बिल गैर संवैधानिक है तो आप बताइए गैर संवैधानिक कैसे है। जबरदस्ती अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है। जब मैंने शुरू में ही कोर्ट का वो प्रोनाउंसमेंट, कोर्ट ऑर्डर, ऑब्जर्वेशन को भी पढ़ के सुनाया कि वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट और वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन को भी लाइन टू लाइन पढ़ के सुनाया, उसके बाद भी बोल रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 1954 में आजादी के बाद ये बिल लाए हैं, फिर भी बोलता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो फिर किसी कोर्ट ने क्यों स्ट्राइक डाउन नहीं किया। इसलिए मैं इस सदन में कहना चाहता हूं, कुछ शब्द ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये हल्के में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी, कुछ लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेसी खत्म हो गया। इस तरह का जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो खुद भी सोचना चाहिए। हम लोग संसद सदस्य हैं, इस सदन का सदस्य होने के नाते जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसके पीछे जो भाव है उसको समझना होगा। हम हल्के में अगर इस्तेमाल करते हैं शब्दों को तो जो सुनने वाला क्या सोचेंगे। इसलिए अब देखो, ये अपना बात करके फिर जब समझाता है वो समझने वाला तो है नहीं, इसलिए मैंने उम्मीद भी छोड़ दिया ये समझेंगे। माननीय मंत्री जी, यहाँ सब विद्वान सदस्य हैं। आज मैं सर आपको शुरू से कहा कि सबको अपना बोलने का हक है, अधिकार है, लेकिन हल्के पलके में यहाँ टोका टोकी नहीं होना चाहिए। अगर आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का संख्या बताइए, आप उसका यहाँ सदन में बात रखिए। ऐसे बैठे बैठे कमेंट पास करते रहेंगे उससे तो कोई तरीका तो है नहीं है। जैसे कि हमारा कई सदस्यों ने, जैसे मैंने कहा, अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं सबसे पहले जो हमारा छोटा भाई समान है लेकिन अभी कांग्रेस का डिप्टी लीडर है, गौरव गोगोई जी है, राजा जी है, कई लोगों ने मुद्दा जो उठाया उसको मैं पहले संक्षेप में जवाब देना चाहता हूं। आपने बोला कि ये वक्त में यूजर को कैसे ओमिट कर दिया है और इसका फायदा क्या है, इसको हटाने से क्या फायदा होता है। ये मैंने शुरू में भी कहा, अभी लगभग देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक़्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक़्फ बोर्ड है और वक़्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक़्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक़्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक़्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो घिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। और किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए। आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं
जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं। जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं। जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो? जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थ्योरी को पूरी तरीके से नकारा, आप उस कौम पर लगा रहे हो। सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल, यही है इनका डिवाइड एंड रूल। हमारी जमीन, ये बार बार वामसी पोर्टल का जिक्र हो रहा था। वामसी पोर्टल में प्रॉपर्टी है 4,90,000 से एकदम मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने कहा 7 लाख कुछ चली गई। तो ये प्रॉपर्टी कोई वक्त नहीं की गई किसी ने। ये जो वामसी पोर्टल के ऊपर दर्ज हुई संपत्ति, कब्रिस्तान के अंदर वसूगा, एक प्रॉपर्टी वसूगा, एक प्रॉपर्टी मस्जिद, एक प्रॉपर्टी में कब्र, एक ही प्रॉपर्टी की 3-3, 4-4 बना दी। और आपने बता दिया कि वामसी पोर्टल ने, और 10 साल माने मंत्री जी, 10 साल का बहुत समय होता है। जो काम आप 10 साल में पूरी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके, मान्यवर प्लीज सब प्लीज आप मान्य नहीं, वामसी पोर्टल पर आपने बार बार 10 साल में काम नहीं कर सके। आप कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर सारी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करा लेना, और सारी संपत्तियों का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो संपत्तियां वक्फ की नहीं बचेंगी। रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन आपके अधिकारी करेंगे। जब 10 साल में नहीं कर सके तो 6 महीने में कैसे करेंगे? और ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी कानून है। साथ अनुच्छेद सरदार हूं, और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देकर कब्रिस्तान बनाए। यह कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है? यह सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधन करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है, और मैं बिल का विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि हमारा धर्म अध्यक्ष महोदय नहीं कुछ कहना चाहते हैं नहीं प्लीज, उनको अलाउ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है, और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई? न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं।
जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं, वो 1000 हिंदू की सूची कहां है? और फिर धर्म कारोबार की बात है, जो ये लोग गोली। अध्यक्ष महोदय, मैं कार सेवक वाली बात इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये शायद माननीय सदस्य जानते नहीं कुछ सच्चाई नहीं जानते। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान की वजह से, संविधान को बचाने के लिए, हिंदू एकता को बचाने के लिए कुछ फैसले लिए गए, लेकिन एफआईआर हम लोगों पे नहीं लिखी गई थी। एफआईआर उन पे लिखी गई थी जो बेचारे तैयार हो गए थे सुबह, लेकिन पता नहीं कहां से फोन आया था, कहा था कि अब तैयार तो हो गए हो, लेकिन आप शिलान्यास में नहीं आ सकते। इसलिए बात को इधर से उधर नहीं में ले जाना चाहता। अखिलेश जी, जरा वक्त पे भी आ जाओ। अच्छा, वक्त पे आ रहा हूं। नहीं, वक्त पे अध्यक्ष इसलिए आ रहा हूं क्योंकि वक्त समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। और ये अध्यक्ष महोदय जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। उनसे पूछा कि कारोबार कितने का होगा, 30 गुणा 10,000 करोड़। सोचिए, कुंभ हमारा क्या कारोबार की जगह है? और फिर उसका कौन नापेगा, कैसे नालाएगा? और फिर हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? अध्यक्ष महोदय, केवल यहां तक नहीं, कितना हस्तक्षेप होता है। वक्फ भी भारत के, इसीलिए तो कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन से, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है।